पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनकी डायरी देख रहा हूँ, किसे कितना लेना देना है। यदि पिताजी के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा होगा तो वो कर्ज मैं उतार दूंगा। नहीं बेटा रघु, मुझे नहीं लगता कि तेरे पिताजी के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज होगा, क्योंकि तेरे पिताजी हिसाब किताब के मामले में एकदम पक्के थे। किसी को ₹2 ज्यादा दे दिया करते थे, लेकिन कभी किसी का कर्ज नहीं रखते थे अपने ऊपर। हाँ माँ, ये बात तो है, पिताजी हिसाब किताब के एकदम पक्के थे। लेकिन माँ, पिताजी ने गांव वाली वो संपत्ति जो बेची मदन काका को, वो सौदा पिताजी ने एकदम सस्ते में कर दिया था, क्योंकि आज की डेट में उस संपत्ति की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। क्या करे बेटा, समय की कीमत होती है। उस समय चंचल की शादी भी तो करनी थी हमें, इसलिए पिताजी ने ज्यादा भाव नहीं किया और न ही ज्यादा ग्राहक ढूंढा। हाँ माँ, वैसे जो भी कहो, पिताजी ने चंचल की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। अरे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। दान दहेज देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की पिताजी ने। यहाँ तक दामाद जी को 50 लाख रुपए कैश भी दिया। हाँ बेटा, चंचल की शादी में इतने रुपए खर्च करने के बाद भी अभी भी तुम्हारे पिताजी की करोड़ों की संपत्ति है। हाँ माँ, वो तो है। माँ, आपने अपनी दवाई ली? हाँ बेटा, चलिए जी, आप भी खाना खा लीजिए। अच्छा चलो मीनाक्षी। अभी भी मेरे पति के नाम पर करोड़ों की संपत्ति है, और ये सारी संपत्ति क्या मेरी बहू बेटे की हो जाएगी? अरे मेरी एक बेटी भी तो है, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। अरे रघु की तरह चंचल भी तो हमारी बेटी है ना, फिर मैं सारी संपत्ति रघु को ही क्यों खाने दूं? मैं तो चंचल से कह दूंगी कि वो आ जाए और अपने भाई से बंटवारे की बात कर ले। मैं अभी जाकर चंचल को फोन कर देती हूँ और कह देती हूँ आ जाए वो 1-2 दिनों में और कर ले अपने भाई से बात। हेलो हेलो चंचल बेटा। हाँ मम्मी, क्या बात है, इस समय फोन किया आपने? अरे बेटा मेरी बात सुन ध्यान से। अब तेरे पिताजी तो रहे नहीं, और तेरे पिताजी के नाम पर अभी भी करोड़ों की संपत्ति है। देख मैं कहती हूँ तू तो 1-2 दिनों में यहाँ आ जा और यहाँ कर अपने भाई से ना संपत्ति के बंटवारे की बात कर ले बेटा। क्या ये क्या बोल रही हो मम्मी आप? क्या भैया मुझे संपत्ति में बराबर का हिस्सा देंगे? अरे पागल, क्यों नहीं देंगे? तू आ तो जा। तू बेटी है इस घर की, और मैं भी देखती हूँ कैसे रघु तुझे संपत्ति में बराबर का हिस्सा नहीं देता। ठीक है माँ, मैं इनसे बात करके देखती हूँ, यदि इन्हें कोई एतराज ना हो तो मैं कल ही आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। मुझे तो लगता है रघु इतने आसानी से बंटवारे के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि मीनाक्षी बहुत चतुरी है ना, ये कान भर देगी रघु के। लेकिन मैं इस मीनाक्षी को अपने पति की संपत्ति में ऐश नहीं करने दूंगी। बस चंचल आ जाए, फिर सारी बात हो जाए खुल के। सुगंधा जी के पति के स्वर्गवास को अभी कुछ ही महीने हुए थे, और सुगंधा जी अब अपने पति की प्रॉपर्टी में 2 हिस्से करवाना चाहती थी, जिसमें एक हिस्सा वो अपनी बेटी चंचल को देना चाहती थी और दूसरा हिस्सा वो अपने बेटे रघु को देना चाहती थी। वैसे संपत्ति के नाम पर सोना चांदी और रुपए पैसे तो नहीं थे घर में। प्रॉपर्टी के नाम पर 2 मंजिला मकान था, जिसमें रघु और रवि का परिवार रहता था, और शहर से दूर एक छोटा सा प्लाट था, जिसे रघु के पिताजी ने करीब 80 लाख रुपए में खरीदा था। किसी तरह रात बीत जाती है और दूसरे ही दिन चंचल अपने पति के साथ मायके आ जाती है। कौन है भाई, कब से डोरबेल बजाया जा रहा है? अरे दीदी, जिया जी आप? क्या हुआ भाभी, क्या मुझे देखकर आप खुश नहीं हुई? अरे नहीं नहीं दीदी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे तो आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अरे आइए ना, आइए बैठिए। अरे नहीं भाभी जी, मैं तो बस ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन चंचल ने कहा कि मैं उसे मायके छोड़ दूं, तो बस इसे छोड़ने आया हूँ मैं। शाम को लेने भी आ जाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई? अब दीदी आई है तो उन्हें 2-4 दिन रहने भी दीजिए आप। क्यों दीदी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? और वैसे भी बेटी मायके आए और शॉपिंग ना करे, भला ऐसा कभी होता है? अच्छा ठीक है भाभी जी, ठीक है चंचल, चलता हूँ। जब तुम्हारा मन वापस आने का करे तो तुम मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है जी, जाइए आप। अरे दीदी आप बैठिए, मैं भी आपके लिए गर्मा गर्म हलवा लेकर आती हूँ। मैंने अभी अभी हलवा बनाया है। अच्छा, क्या आपको मालूम था मैं आने वाली हूँ? नहीं दीदी, वो आज आपके भैया ने कहा कि उन्हें हलवा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने बनाया है। ठीक है, ले आओ। वैसे मम्मी कहाँ है भाभी? हाँ बेटा, आ गई चंचल तुम? हाँ मम्मी। क्यों, दामाद जी ने क्या कहा? मम्मी, इन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, मैं लेना चाहूँ तो ले लूँ। फिर आप ही बताइए, अरे पास में आती लक्ष्मी किसे अच्छी नहीं लगेगी? अच्छा सुनो चंचल, इस बारे में अपनी भाभी से कोई चर्चा मत करना। जो भी बात है ना, अपने भैया से करना। हाँ माँ, आ तो जाने दो भैया को। और सुनो, ये मत कहना भैया से कि मैंने तुम्हें कहा है प्रॉपर्टी से हिस्सा लेने। हाँ माँ, नहीं कहूंगी। लीजिए दीदी, गर्मा गर्म हलवा खा लीजिए। हाँ भाभी। मम्मी जी, आपके लिए भी हलवा ले आऊं? नहीं बहू। ठीक है मम्मी जी, आप लोग बैठिए, मुझे रसोई में जरा काम है। हाँ ठीक है भाभी। अरे चंचल, तुम कब आई? अरे बस अभी अभी तो आई है बेटा। और बताओ चंचल, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है? हाँ भैया। भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना चंचल। भैया, अब पिताजी
पिताजी तो नहीं रहे, तो मैं चाहती थी कि अब पिताजी की संपत्ति का बराबर का बंटवारा हो जाना चाहिए। क्या बंटवारा? चंचल, तुम ये क्या बोल रही हो? लेकिन चंचल, तुम्हारे ससुराल में तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है तो क्या हुआ भैया, मेरे पास भी तो मेरे पिताजी की कुछ संपत्ति होनी चाहिए ना आपकी तरह। नहीं भैया, मुझे तो पिताजी की संपत्ति का बंटवारा चाहिए, 2 हिस्सा होना ही चाहिए पिताजी की संपत्ति का। चंचल, पिताजी के पास संपत्ति के नाम पर कुछ ज्यादा तो है भी नहीं। भैया, जितना है उतने का बंटवारा कर दीजिए आप। चंचल, तुम ये बात कैसे भूल गई कि तुम्हारी शादी में पिताजी ने कितने रुपए खर्च किए थे? अरे तुम्हारी शादी के लिए तो पिताजी ने गांव की संपत्ति भी बेच दी थी, और तुम्हारी शादी में कितना ज्यादा दहेज दिया था पिताजी ने संपत्ति बेचकर। यहाँ तक दामाद जी को नगद लाखों रुपए भी दिए थे। भैया, क्या पिताजी ने आपकी शादी नहीं की थी? लेकिन मेरी बहन, समझने की कोशिश करो। लेकिन दीदी, सही तो बात है, पिताजी ने आपको देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे गांव की संपत्ति बेचकर कितने अमीर घराने में आपकी शादी करवाई पिताजी ने, और दहेज के साथ साथ नगद लाखों रुपए भी दिए। फिर आप इस घर के बंटवारे के लिए? बहू, क्या मेरे पति की संपत्ति में सिर्फ तुम्हारा अधिकार है? तुम मेरे पति की संपत्ति पर ऐश करोगी? क्या मेरी बेटी का कोई अधिकार नहीं है इस संपत्ति में? क्या मेरी चंचल इस घर की बेटी नहीं है? और अब तो कानून भी कहता है कि माँ बाप की संपत्ति में बेटा और बेटी का बराबरी का अधिकार होता है। चंचल, पिताजी ने तुम्हारी शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और आज भी वो रुपए का हिसाब उनकी डायरी में लिखा हुआ है, और वो रुपए पिताजी ने अपनी संपत्ति बेचकर खर्च की थी। मैंने तो उस समय पिताजी को संपत्ति बेचने से नहीं रोका। क्या उस संपत्ति में मेरा बराबरी का अधिकार नहीं था? लेकिन मैंने सोचा कि चलो मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी और उसे भी अच्छा खासा रुपए दे देंगे पिताजी। दीदी, आपके ससुराल वाले तो कितने अमीर हैं, और आपकी तो कोई ननद भी नहीं है जिन्हें आपको हिस्सा बंटवारा देना पड़ेगा। सब कुछ तो आपका ही होना है, फिर आप ये छोटी सी रकम के लिए हिस्सा बंटवारा करवाना चाह रही हैं। क्यों भैया, क्या आपको अपने ससुराल से दहेज नहीं मिला है? अरे नगद रुपए नहीं मिले हैं? हाँ, मुझे मेरे मायके से बहुत सारा दहेज मिला है, लेकिन वो तो मेरे मायके की संपत्ति है, उसका तुमसे क्या लेना देना है? और जब मैं इतना सारा दहेज लेकर इस घर में ब्याह कर आई हूँ, तो मैं वापस अपने मायके नहीं जा रही हूँ अपने भाइयों से हिस्सा बंटवारा मांगने। दीदी, जिस तरह से आपके पिताजी ने अपनी संपत्ति बेचकर आपकी शादी इतने बड़े घर में करवाई थी, उसी तरह मेरे पिताजी ने भी मेरे मायके की कुछ संपत्ति बेची थी मेरी शादी के लिए। इसलिए अब मेरे मायके की बची हुई संपत्ति में मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं वहां जाकर अपने भाइयों से लड़ाई करूं कि मुझे भी संपत्ति में बराबर का बंटवारा चाहिए। मैं अपने मायके से भी खुश हूं, और अपने ससुराल से भी। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश रहना जानती हूँ। और वैसे भी दीदी, संपत्ति के नाम पे सिर्फ एक मकान ही तो है, क्या तुम मकान का बंटवारा चाहती हो? देखो भाभी, आपने अपने मायके की संपत्ति ली या ना ली, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी की जो भी बची कुची संपत्ति है उसका तो मैं 2 हिस्सा करवा कर रहूंगी। चाहे मुझे कानून का सहारा भी लेना पड़े तो मैं कानून का भी सहारा ले लूंगी। हाँ हाँ, चंचल बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है तो माँ, यदि चंचल इस घर का बंटवारा चाहती है तो हो जाने दो बंटवारा, लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी अब चंचल की होगी आधी। भैया, ये ज्यादा इमोशनल बातों से ना मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब कानून जो कहे मैं तो वो करूंगी, लेकिन बंटवारा तो होकर रहेगा। माँ, क्या आपको आपका बेटा नहीं दिख रहा है? और आप ये कैसे भूल गई कि पापा ने इसकी शादी में संपत्ति बेचकर रुपए लगाए थे? मैं वह कुछ नहीं जानती बेटा, बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पति की संपत्ति पर मेरे दोनों बच्चे राज करें, ये नहीं कि सिर्फ मेरी बहू ही मजे करे। सुनिए जी, अब कुछ नहीं हो सकता। मम्मी जी और दीदी ने अब पूरा इरादा बना ही लिया है कि वो इस घर का बंटवारा करके ही मानेंगी। हाँ मीनाक्षी, मुझे भी लगता है अब इस घर के टुकड़े होकर रहेंगे। ठीक है माँ, अब चाहे मैं आप लोगों को कितना भी समझा लूं, लेकिन मेरी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है आप लोगों के ऊपर। तो मैं कल ही वकील साहब को ले आऊंगा। कल वकील साहब अपने सामने से बंटवारा करवा देंगे। हाँ बेटा, ले आओ वकील को। वैसे भी कानून सही सही बंटवारा करवा देता है। देखा, हो गई ना हमारे मन की। हाँ माँ, अभी तो मैं हलवा नहीं खाऊंगी, मैं अपना मुंह तो कल ही मीठा करूंगी। कल मैं भाभी के हाथों से गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनवा कर खाऊंगी जब बंटवारा हो जाएगा। रघु और मीनाक्षी इस घर का बंटवारा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहन के सामने मजबूर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन अपने घर में वकील साहब को बुलवा लिया। वकील साहब, सब लोग आ गए, आप बंटवारा करवा दीजिए। नहीं, अभी तो सब लोग नहीं आए हैं, अभी सब लोगों को आ जाने दो, उसके बाद ही मैं बंटवारा करवाऊंगा। अरे वकील साहब, सब तो आ गए, अब कौन बचा है? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बंटवारा करवा दीजिए। नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर के अनुसार अभी 2 लोग और बाकी हैं। मुझे रघु ने उनका नंबर दे दिया था, मैंने उनसे कांटेक्ट कर लिया है, वो लोग भी बस आते ही होंगे। हे भगवान, ये और कौन 2 लोग हैं हमारी संपत्ति में? चंचल की माँ बहुत ही हैरान थी कि ये 2 लोग और कौन है। तभी थोड़ी देर में रघु की दोनों बुआ वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप लोग? हाँ भाभी, बताओ कैसी हैं आप? हाँ, हम लोग तो अच्छे हैं। वैसे दीदी, अचानक कैसे आना हुआ आप लोगों का?
आ चुके हैं। लेकिन लेकिन ये दोनों बुआ क्यों आई हैं? इनका क्या काम है यहाँ? चंचल बेटा, बंटवारा हो रहा है तो कानून के हिसाब से होगा ना, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना बंटवारा हो जाएगा। कानून के हिसाब से तुम दोनों भाई बहन के बीच में बंटवारा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे पिता की संपत्ति में उनकी दोनों बहनों का भी अधिकार है, क्योंकि ये संपत्ति सिर्फ तुम्हारे पिताजी की नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी की है, और उस हिसाब से तुम्हारी दादाजी की दोनों बेटियां हैं तुम्हारी बुआ। मेरे पास संपत्ति के सारे पेपर्स आ गए हैं, तो इन पेपर्स के हिसाब से मैं बंटवारा शुरू करता हूँ। आप लोगों की सारी पुश्तैनी संपत्ति रघु के पिताजी के नाम पर नहीं है, बल्कि रघु के दादाजी के नाम पर है। इस हिसाब से रघु के दादाजी की सारी संपत्ति पर उनके सारे बच्चों का अधिकार है। तो सारे जमीन की कीमत निकालने पर जमीन की कीमत निकली है 4 करोड़ रुपए। लेकिन चंचल की शादी के समय में चंचल के पिताजी ने अपनी बहनों से पूछे बिना 1 करोड़ रुपए चंचल की शादी में लगा दिए थे अपनी संपत्ति बेचकर। तो उस 1 करोड़ रुपए के भी 3 हिस्से होने थे। क्योंकि उस समय ये नहीं हुआ था, इसलिए अभी जो बंटवारा होगा उसमें से 1 करोड़ रुपए का 2 हिस्सा निकालकर दोनों बुआओं को भी देना पड़ेगा। 3 करोड़ का 1-1 करोड़ रुपए का बंटवारा हो गया। अब जो 1 करोड़ रुपए बच जाते हैं उसके फिर से 3 हिस्से होते हैं। जमीन की कीमत के हिसाब से 3 हिस्से हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को 1 करोड़ 33 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन जो रघु के पिताजी का हिस्सा है 1 करोड़ 33 लाख रुपए, उसमें से 33 लाख रुपए दोनों बुआओं को देना पड़ेगा। अब बचे 66 लाख रुपए, जिसमें से 33 लाख रुपए चंचल को जाएंगे और 33 लाख रुपए रघु को जाएंगे। ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो वकील साहब? मेरी बेटी को सिर्फ 33 लाख रुपए मिलेंगे? लेकिन वकील साहब, आपने तो इस घर का हिस्सा किया ही नहीं। हाँ चंचल बेटा, ये घर तुम्हारे दादाजी के नाम पर है, तो उस हिसाब से इस घर में तो तुम्हारी दोनों बुआओं का भी अधिकार है। ये 3 मंजिला मकान है, तो एक मंजिल तो एक बुआ को, एक मंजिल दूसरी बुआ को, और नीचे जो फ्लोर है वो तुम्हारे पिताजी को जाएगा। अब वो तुम्हारे पिताजी को जो नीचे वाला फ्लोर जाएगा उसके भी 2 हिस्से होंगे, एक तुम्हें और एक तुम्हारे भाई को। अब तुम लोग तय कर लो किसे कौन सा हिस्सा रखना है। वकील साहब की ये बात सुनकर तो चंचल और चंचल की माँ का दिमाग ही पे जाता है। चंचल की माँ ने सोचा था कि वो प्रॉपर्टी बेचकर जो 4 करोड़ रुपए मिलेंगे उसमें से 2-2 करोड़ रुपए दोनों भाई बहन रख लेंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था। धन्यवाद वकील साहब आपका। अरे हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस उम्र में इतनी संपत्ति मिल जाएगी। हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कहती हो। क्यों दीदी, आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? अरे इस उम्र में आप मायके आई हैं हिस्सा बंटवारा लेने। अरे भाभी, हमें शर्म क्यों आएगी? जब हमारी भतीजी अपने मायके में अपना हिस्सा लेने आ सकती है तो हम क्यों नहीं आ सकते? जब हमारी भतीजी अपने मायके में अपना हिस्सा ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते? नहीं नहीं, हमें कोई बंटवारा नहीं चाहिए। अरे चंचल, क्यों बंटवारा नहीं चाहिए? अब तो बंटवारा होकर रहेगा। हाँ, बंटवारा तो होकर रहेगा। आप दोनों ही बंटवारा चाह रही थी ना? अरे रघु, पागल हो गया है क्या? अच्छा खासा घर है, क्या बंटवारे के चक्कर में क्यों अपने घर का हिस्सा अपनी बुआओं को देना चाहता है तू? क्यों मम्मी जी? अभी जब आप बंटवारा करा रही थी और आधी संपत्ति आपकी बेटी के घर जा रही थी तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब आपकी नंदों के घर जा रही तो अब आपको क्यों आपत्ति है? हाँ माँ, अब तो कानून एक एक ईंट का बराबर बंटवारा करवाएगा। नहीं वकील साहब, आप जा सकते हैं, हमें कोई बंटवारा नहीं करवाना है। देखिए मैडम, कानून आपके हिसाब से नहीं चलता। अब तो बंटवारा हो चुका है, बस जल्द ही सबके नाम से अलग अलग पेपर बन जाएंगे। अरे वकील साहब, किसी को बंटवारा चाहे या ना चाहे, लेकिन हमें तो बंटवारा चाहिए। हम भी इस उम्र में लखपति बनना चाहते हैं। और सुनो चंचल, अब बंटवारा हो ही गया है ना, तो महीने में 15 दिन तुम यहाँ आकर रहना और आकर माँ की सेवा करना, क्योंकि 15 दिन तो सेवा मैं करूंगा माँ की, क्योंकि तुम्हें भी आधा हिस्सा मिला है इस घर का बराबरी का, तो तुम भी आकर अब माँ की सेवा करना। माँ की जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है। हाँ, अगर तुम हिस्सा नहीं लेती और हंसती त्योहार में मायके आकर खुशी से अपना नेक लेती तो मैं भी तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारा नेक देता और माँ की जिम्मेदारी भी मैं अकेले ही उठाता। लेकिन तुमने तो बेटा बनकर घर के 2 हिस्से करवा दिए, इसीलिए अब आधी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं अपना ससुराल देखूंगी अपना मायका? मेरी जिम्मेदारी तो मेरे ससुराल में ज्यादा है। मैं भला अपने ससुराल की जिम्मेदारी छोड़कर मायके आकर माँ की सेवा कैसे कर सकती हूँ? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरा भाई बनकर आज इस घर के हिस्से करवाई हो ना, इसीलिए तुम्हें तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। क्या सिर्फ तुम 30 त्योहार में अपना नेक लेने के लिए बेटी हो इस घर की, लेकिन घर तोड़वाने के लिए आज तो तुम बेटा बन गई हो। इस लड़की के लालच ने इसका मायका खत्म कर दिया हमेशा के लिए। अरे घर के अलावा इसके पिताजी की और कोई संपत्ति होती जिसका ये बंटवारा चाहती तो भी समझ में आता, लेकिन इसने तो उसी घर का बंटवारा कर दिया जिसमें इसके भाई भाभी रहते हैं। अरे बेटी बेवकूफ है तो है, लेकिन एक ऐसी माँ है जिसने अपनी बेवकूफी से अपनी बेटी का मायका खुद छुड़वा दिया। ठीक है, तो बंटवारा तो हो ही गया है, अब मेरा यहाँ लगता है कोई काम नहीं है, जल्दी आप लोगों को आपके पेपर मिल जाएंगे। 1 मिनट वकील साहब। दीदी, मैं तो इस घर का हिस्सा बिल्कुल नहीं चाहती, ये हमारा मायका है। हाँ छोटी, मैं अपने हिस्से की सारी संपत्ति खुशी खुशी अपने भतीजे के नाम पर करना चाहती हूँ। मैं भी दीदी। सुनिए वकील साहब, हम दोनों बहनें अपनी आपसी सहमति से अपने हिस्से की सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इस लालची लड़की की तरह नहीं है जो अपने लालच में आकर अपने भतीजे का घर तोड़ दे। और हमारा भतीजा है भी तो इतना अच्छा
चल रहा था वैसे चलने दीजिए भैया। बस हमेशा मेरा मायका सलामत रखिए भैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बेटा, अपनी बहन को माफ कर दो। अरे इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसके कान भरे थे बेटा, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे बेटा। माफ कर दो बेटा हमें। हाँ रघु, तुम्हारी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दो इसे, बच्ची है बेचारी। देखो बहन चंचल, तुम मेरी बहन हो और पिताजी के जाने के बाद मैं एक पिता का भी फर्ज निभाता आया हूँ। और पिताजी के पास इस मकान के अलावा और कोई संपत्ति होती ना तो मैं खुशी खुशी तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देता, लेकिन इस घर के अलावा हमारे पास है ही क्या? और यही घर तो तुम्हारा मायका भी है ना बहन। हाँ भैया, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह चंचल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने